नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज। मैं आपके साथ अंशिका। दुनिया में जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, अब देश में भी ओमिक्रॉन के कई नए मरीज मिल गए हैं, जिसके साथ ही अब देश में भी ओमिक्रॉन के प्रसार को लेकर कई सारी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। अब ऐसे में सबसे अहम यही है कि जो लोग सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं या फिर उन्हें फेफड़े से संबंधित कोई बीमारियां हैं, तो वो खुद का ध्यान कैसे रख सकते हैं, वो खुद को इस ओमिक्रॉन वायरस से किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के लिए हमने चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव कक्कर से बातचीत की है। आइए सुनते हैं हमारे इस खास बातचीत। सर, जैसा आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा पोल्यूशन भी हो रहा है, कोविड भी आ गया है, कोविड का एक न्यू वेरिएंट भी आ गया है। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ऐसा कहा जाता है, पहले भी हम लोगों ने देखा है कि कोविड सीधे लोगों के चेस्ट पर अटैक करता है। तो सर, ये जो न्यू वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उससे भी ये हो सकता है कि जिस तरह ओमिक्रॉन में लोग जो डेल्टा से काफी परेशान रहे हैं, उनको भी चेस्ट में काफी सारे इन्फेक्शन देखने को मिला है, तो ओमिक्रॉन में भी ऐसा संभव है? देखिए, अगर हम इसकी शुरुआत इस तरह से करें कि कोई भी इन्फेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि इन्फेक्टिविटी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या है। जैसे वायरस है ये, या कोई फंगल इन्फेक्शन है, या बैक्टीरिया है, वो कितना घातक है, बॉडी के ऊपर क्या अटैक करता है, और होस्ट जिस पुरुष को या महिला को जिसको बीमारी हो रही है, वो उसकी इम्यूनिटी कैसी है, क्या उसको प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ है, उसको डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई उसको अस्थमा है, उस बात पे डिपेंड करता है। और कितनी देर तक एक्सपोजर होता है उसका, और कहाँ पे एक्सपोजर होता है, इस बात पे डिपेंड करता है। एक लंग एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बॉडी के अंदर होते हुए भी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में रहता है। होने वाला कोई भी वायुमंडल में कोई भी परिवर्तन सीधा उसका प्रभाव फेफड़े पे पड़ता है, और फेफड़े से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पड़ता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि फेफड़े की जो परेशानियां हैं वो क्या इस वायरस में भी होंगी। जी हाँ, होंगी, क्योंकि ये भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, सांस के द्वारा फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से ही सबसे पहला ऑर्गन है जो कि इसका प्रभाव पड़ता है। अगर इस बात पे डिपेंड करता है, अगर फेफड़ा 10% इन्वॉल्व है, 20% है, जैसे कुछ लोगों को 80% इन्वॉल्व है, अगर निमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये जो इन्फेक्शन होता है वो इंटरस्टिशियल या एटिपिकल इन्फेक्शन कहलाता है। ये उस जगह पर होता है जहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, जो हम सांस लेते हैं नली के द्वारा फेफड़े में जाती है, एल्वोलाई, एल्वोलाई से जो ब्लड और एल्वोलाई के बीच का जो जगह होती है उसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। वहाँ पे निमोनिया होता है, और जब निमोनिया ठीक होने लगता है, ये एक ऐसी बीमारी है, उसके साथ में पोस्ट कोविड या कोविड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, चाहे वो डेल्टा वायरस हो या न्यू जनरेशन वायरस हो। वो सारी चीज़ें इंटरस्टिशियम में ही इन्वॉल्व होंगी, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, अगर वो शिंक करेगा, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में नहीं जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा हमारी कम हो जाएगी। ओमिक्रॉन जो किड्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि 10 से लेके 14 ईयर्स तक ये वायरस उनमें काफी देखा गया है। साउथ अफ्रीका में बच्चे इससे ज्यादा परेशान हो रहे हैं और इससे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। तो क्या इंडिया में भी ये बच्चों पर इफेक्ट कर सकता है? देखिए, पहले भी ये कहा गया था कि जो हमारी सेकेंड वेव या थर्ड वेव आएगी बच्चों में करेगी। दो चीज़ें हैं, एक तो बच्चों में वो एक रिसेप्टर्स नहीं होते हैं जिसमें कि ये वायरस चिपकता है, तो बच्चे नेचुरल वे में उस चीज़ से इम्यूनिटी उनको पहले से ही मिली हुई होती है, तो ये इन्फेक्शन इसीलिए सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में बच्चों पे नहीं हुआ है। जी हाँ, बच्चों में चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एक्सपोज नहीं हुए हैं और उनको इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए बॉडी में एंटीबॉडीज़ कम है। लेकिन बच्चों में एक नेचुरल इम्यूनिटी भी रहती है जिससे कि इन्फेक्शन उतना नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हों, बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। डिपेंड करता है कि उस समय हम लोग की, क्योंकि जिस तरह की हम लोग की इम्यूनाइजेशन की दर है, जिस तरह तेज़ी से इम्यूनाइजेशन हो रहा है, तो उस समय काफ़ी कुछ तक ये प्रभाव जो कि हम साउथ अफ्रीका में देख रहे हैं और वो इंडिया में फ़र्क होगा। साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा HIV के केसेस हैं। साउथ अफ्रीका में लोगों का इम्यूनाइजेशन उतना नहीं हुआ है जितना इंडिया में हुआ है। तो ये कहना कि जो चीज़ साउथ अफ्रीका में मैनिफेस्टेशन है वही इंडिया में भी होगा, ये ऐसा कभी नहीं होता है। होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अमेरिका में जिस तरह केसेस मिलते हैं या यूरोप में मिल रहे हैं, वो उस तरह के मैनिफेस्टेशन इंडिया में फ़र्क है। सर, जिस तरह से काफी सारे लोगों को पहले से लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और वो इससे पहले भी कोविड से गुजर चुके होते हैं, तो अब एक नया वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन, तो इससे बचने के लिए वो किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं या फिर किस तरह से खुद का बचाव कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। वो पेशेंट जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग लंग की डिजीज़ है, लाइक एस्थमा है, COPD है, स्मोकर्स हैं,
ये जो भी कोई इन्फेक्शन, जैसा अभी हमने पहले भी बताया था कि होने के लिए दो चीज़ें पे डिपेंड करता है। होस्ट इम्यूनिटी, यानी कि आपकी आदमी की प्रतिरोधक क्षमता। एक प्रतिरोधक क्षमता लोकल होती है जो सांस से के द्वारा सांस की नलियों में होती है। जो स्मोकर होते हैं या जिनको पहले से कोई और इन्फेक्शन होता है उसमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा रहते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जिनको पहले से अस्थमा या सीओपीडी, स्मोकर है, जिनका एक्सपोज़र पेल्यूटेंट से ज़्यादा हो रहा है, जो रोड पे ज़्यादा रह रहे हैं, उनको विशेष प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। प्रिकॉशन वही 2 गज दूरी, मास्क लगाना और पब्लिक प्लेस में जाने से पहले इस बात को कर लेना कि हम ज़्यादा एक्सपोज तो नहीं हो रहे हैं। बंद इन्वायरमेंट में नहीं जाना। आजकल समय है शादी ब्याह का, बहुत लोग पार्टीज़ में जा रहे हैं। ये देखना कि अगर वो पार्टी वहाँ पे बंद कमरे में हो रही है, इसी इन्वायरमेंट में हो रही है। ज़्यादातर लोगों को ये चाहिए कि खुले इन्वायरमेंट में, खुली जगह पे अगर ये शादी हो। हम ये तो नहीं कह सकते, अब तो ये वे ऑफ लाइफ हो गई कि शादी ना हो या पार्टी ना हो, लोग कम हों, लोग छितरे हुए हों, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो। खाते समय आपको मास्क तो ज़रूर उतारना पड़ेगा, लेकिन अगर खुला माहौल होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। सर, जैसे कि ये कोविड है, उसके जो सिम्टम्स हैं उससे पता लगने से पहले ही जब डेल्टा वेरिएंट था तो लोगों के 25% जो उनके लंग्स हैं वो प्रभावित हो गए थे या खराब हो गए थे। तो सर, ये जो ओमिक्रॉन है इसमें भी ऐसा होगा कि लोग जब तक अपने सिम्टम्स पहचान पाएंगे तब तक उनके 25% तक उनके लंग्स जो हैं वो खराब हो चुके होंगे या फिर काम नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वो आपको कोई मैनिफेस्टेशन ज़रूर करेगा। या तो उसको खांसी आएगी या बुखार होगा या वायरल फ्लू टाइप के सिम्टम्स होंगे। अगर माइल्ड भी इन्फेक्शन है और उस समय इनके इन्फेक्शन की रेट ज़्यादा हो रही है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उन्हीं को ये प्रॉब्लम हुई जिन्होंने डॉक्टर्स को संभाल के रखा, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करा, लोगों को बता के नहीं रखा। कहीं ऐसा ना हो गवर्नमेंट आकर के उनके घर सील कर दे। तो पहले वेरिएंट में जब पहला इन्फेक्शन हुआ था, लोग डर के मारे लोगों को नहीं बता रहे थे। लोग उनके घर पे आना बंद कर देंगे, पूरी रोड सील हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी सतर्क है, लोग भी सतर्क हैं, तो चांसेस कम हैं। जैसे ही कोई भी सिम्टम्स आपके हों, फ़ौरन डॉक्टर से या किसी अपने जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनसे फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। सर, ओमिक्रॉन को कैटेगरी ऑफ कंसर्न में रखा गया है, तो सर जैसे कहा जा रहा है कि इसमें म्यूटेशन भी ज्यादा है, ये एक साथ 35 to 50 पीपल को ये इफेक्ट करने में सक्षम है। तो सर, क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ये वेरिएंट जो है डेल्टा वेरिएंट, जो इससे पहले सेकंड वेव में जो वेरिएंट था, उससे कहीं ज्यादा लोगों के लिए खतरनाक होगा? देखिए, अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो पहले हमें समझना पड़ेगा म्यूटेशन क्या होता है। एक वायरस की एक प्रवृत्ति होती है, जैसे कि एक पहले पुराना एक बहुत बड़ा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। कोई भी जीव जो अलाइव है वो अपने आप को सर्वाइव रखने की कोशिश करता है। आप एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीवायरल देते हैं, तो उसको सर्वाइव करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करता है जिससे वो सर्वाइव कर पाए। इससे अपने आप का जो मॉडिफिकेशन होता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। ये एक शिफ्ट होता है, एक ड्रिफ्ट होता है। शिफ्ट में एक हॉरिजॉन्टल वेरिएशन होता है, उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। और ड्रिफ्ट में पूरी पूरी वायरस की प्रतिरोधक क्षमता, पूरी वायरस की जो प्रवृत्ति है वो बदल जाती है, जिसमें कि हम कोई भी एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं या हम इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं या जो एंटीवायरल दे रहे हैं उसका इफेक्ट उतना नहीं होता है। इस वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन है, जो एक विशेष प्रोटीन है, उसके ऊपर इफेक्ट है। जो म्यूटेशन हुआ है वो स्पाइक प्रोटीन में हुआ है। और कुछ थोड़ी सी कंसर्न की बात यह है कि जो हम लोग की वैक्सीन है वो भी स्पाइक प्रोटीन के ही ऊपर एक्ट करती है। तो अगर ये इसमें ज़्यादा म्यूटेशन हो जाता है तो ये वैक्सीन को बाईपास कर जाएगी। जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं, उसको भी ये बाईपास कर जाएगी। लेकिन ये मानना है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, लेकिन अभी तक इसका कोई साक्षात प्रमाण नहीं है कि इसमें जा कर के हमारी जो वैक्सीन है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। अभी तक देखा गया है वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो करीब 20% 15% कम है। लेकिन हम लोगों को तब भी वैक्सीन लगाना चाहिए। 2 वैक्सीन की अगर डोजेज़ लग गई हैं तो हम लोगों को उसके लिए बहुत ज़्यादा, जो लोग 1 डोज़ लगी उनको फ़ौरन 2 डोज़ लगाना चाहिए। हमारे यहाँ वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट ने जितनी तेज़ी से काम करा है, इसको एक बहुत सराहनीय चीज़ है। 1 करोड़ की बात हो रही, 1 करोड़ उसकी बात हो, करोड़ की बात हो रही थी कि दिसंबर तक करेंगे, वो नवंबर में वो आंकड़ा पार कर गया है। काफ़ी पॉपुलेशन इम्यूनाइज हो चुकी है, बचे हुए लोगों को इन्फेक्शन हो गया, एंटीबॉडीज़ है। तो ये कहना कि बहुत भयावान होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर, जैसे विंटर का सीजन चल रहा है और इस टाइम पॉल्यूशन भी काफी होता है ड्यू टू दिवाली, और इसके बाद जो ओमिक्रॉन आ गया, डस्ट हो गई, धूल हो गई, ये लोगों को काफी ज्यादा परेशान करती है। तो इन सब तीनों को मिलाकर अगर कोई पर्सन है जो किसी
सांस की बीमारी से, अस्थमा से या फिर किसी और सांस की बीमारी से जूझ रहा है, तो ये इसके लिए क्या, किस तरह, कितना खतरनाक है ये? देखिए, हमेशा देखा गया है कि जिस समय ठंडक की शुरुआत होती है दिवाली और दशहरे के बाद में, उस समय जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, तो जितना भी टेम्परेचर डाउन होता है, जो पार्टिकुलर मैटर्स हैं वो नीचे आकर के सेटल करते हैं, स्मॉग बनता है, स्मोक और पैल्यूटेंट्स मिल करके बनते हैं, 10 माइक्रॉन्स वाले पार्टिकल्स बाहर की सांस नली के बाहर रुक जाते हैं, एंड लेस देन 2.5 माइक्रॉन से या अल्ट्रा माइक्रॉन्स होते हैं, वो शरीर के अंदर जा कर के और उसके डिफेंस सिस्टम को कम करते हैं। ये देखा गया है उन कंट्रीज़ में जहाँ पे पोल्यूशन की दर ज़्यादा है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पे वैक्सीनेशन कम हुआ है, वहाँ पे इन्फेक्शन की दर आज भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे आपके पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे इन्फेक्शन की दर कम है। आपकी बात बिल्कुल सही है। जिनको सांस के मरीज हैं, जिनको दमा है, स्मोकर है, जिनका एक्सपोजर पोल्यूटेंट से ज़्यादा है, या जिस सिटीज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ पे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के ज़्यादा संभावना रहती है। सर, जिस तरह से काफी बार वो ऐसा होता है कि लोगों को, कि मौसम चेंज होता है, लोगों को हल्का सा फ्लू होता है, कफ होता है, तो वो दिखा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कफ परमानेंट रहता है। तो सर, इसकी क्या क्या वजह से, क्या लक्षण है, ये क्यों होता है? लोग इसको केवल मजाक में ले लेते हैं कि हाँ मुझे खांसी आ रही है तो इससे कोई वो, इसका भी कोई चेस्ट पर इसका कोई असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। कोई भी चीज़ सिम्टम्स होती है, वो एक खतरे की घंटी आपको ऊपर वाला जो डिफेंस सिस्टम वो बताता है कि अब आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। वो जो स्मोकर होते हैं वो हमेशा खराश होती है, खांसते रहते हैं। जो एज़मेटिक होते हैं या जिनको सीओपीडी होती है, वो लेते हैं, उनको एक विशेष लोगों को ये मानना है कि हम इन्हेलर्स ले लेंगे या दवा ले लेंगे, जितनी कम दवा लें वो स्वास्थ्य के लिए उतना ही अच्छा है। ये एक भ्रांति है, ये गलत है। अगर आपको कोई खराश हो रही है, इसका मतलब है कुछ इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजेस हो रही हैं लंग्स में, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और जो लोग एज़मेटिक हैं, जिनको सीओपीडी है, उनको एक इन्हेलर्स में ऐसा लगता है कि इसमें हमें आदत तो नहीं पड़ेगी, उसको नुकसान करेगा, उसको वो अवॉइड करते हैं, तो उसकी वजह से उनको परमानेंट सिम्टम्स होते रहते हैं। जब इनको दिक्कत होती है तब वो दवा ले लेते हैं, जब दिक्कत नहीं होती है वो छोड़ देते हैं। इनको डिजीज़ क्रॉनिक होती है और लगातार ये मैनिफेस्ट करती रहती है। कोई गोली खाएंगे, पेट में जाएगी, ब्लड के द्वारा पूरे ऑर्गन में जाती है, उसमें साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन्हेलर। गोली में 100 गुना ज़्यादा दवा देनी पड़ती है और इन्हेलर में उसकी मात्रा कम होती है। उसके बाद भी कुल्ला कर लिया जाता है, पानी पी लिया जाता है, तो पूरा ट्रैक साफ़ हो जाता है। तो इन्हेलर में कोई आदत नहीं पड़ती है, नुकसान नहीं करता है, और इसलिए इन्हेलर्स जिसको ज़रूरत है, इन्हेलर लेना ज़रूरी है तो इन्हेलर लेंगे, टैबलेट लेना ज़रूरी है तो टैबलेट लेंगे। कब तक लेना है, कब बंद करना है, ये डॉक्टर की सलाह से होगा। हर चीज़ गूगल में नहीं मिलती है, हर चीज़ का समाधान गूगल नहीं है। सर, लंग कैंसर हो गया या फिर लंग टिश्यू जो डिसीज हो गई या फिर लंग सर्कुलेशन डिसीज होती है, लोग इसको कभी सीरियसली नहीं लेते हैं। कि लोगों को लगता है कि ये है, चेस्ट में है तो वो उसको नॉर्मली ट्रीट करते हैं, या फिर उनको चेस्ट में कभी पेन होता है तो उसको लिए भी वो सीरियसली नहीं लेते हैं। ठंड में अगर किसी को पेन हो रहा है तो उन्हें लगता है कि ठंड की वजह से है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने पहली चीज़ कही कि लंग कैंसर को लोग सीरियसली लेते हैं, और अगर लंग कैंसर है तो उसमें एक विशेष सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। उसकी जो हम लोग को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी होती है, ये बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसमें चांसेस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, चांसेस ऑफ अदर इन्फेक्शंस बहुत हाई होते हैं। इसका एक पूरा अच्छे से समाधान करने की ज़रूरत होती है। तो अगर कैंसर है तो उसके लिए पूरी इलाज चलता है। अगर कैंसर नहीं है, कोई और बीमारी है, जैसे किसी को सीओपीडी है, किसी को परेशानी है, तो उसके लिए आपको विशेष तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। सर, जैसे पोस्ट कोविड होता है तो सर उसमें कुछ सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, तो उसके बारे में अगर कुछ बताएं। कोविड में कॉम्प्लिकेशंस, 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन ये होता है जिसके लंग में, जैसे हमने बताया, ये इंटरस्टिशियल या एटिपिकल निमोनिया होता है। कोई भी चीज़ जैसे चोट लगती है, बर्न करती है, जब हील करती है तो वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होता है, वो एरिया कंस्ट्रिक्ट करता है और वो थिक हो जाता है। लंग में 20-25% से ज़्यादा अगर लंग का निमोनिया इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग स्कोरिंग करके देखते हैं, अगर वो ज़्यादा है, जब भी उसमें हीलिंग होती है, यही एक ऐसी डिजीज़ है जब हीलिंग के साथ में कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, वो एरिया कंस्ट्रिक्ट करता है और उसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में कम जाती है,
पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस कहते हैं, और इनका मैनिफेस्टेशन अक्सर ठीक होने के महीने, 2 महीने, 15 दिन बाद होता है। तो इसमें आगे चल कर के महीने, 2 महीने, 3 महीने तक भी पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है, जो बड़ी मसल्स होती हैं, पैर की मसल्स होती हैं या हाथ की मसल्स होती हैं, वो धीरे धीरे बर्न करती हैं, जलती हैं, और जलने के लिए उनको जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो बॉडी से लेती हैं। इसके लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम जब जो कोविड के पेशेंट होते हैं, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही उनको हम कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं, इसको जिससे कि लंग की मसल वेस्टिंग ना हो, उसकी टोनिंग प्रॉपर रहे। तीसरे होता है कि ब्लड क्लॉट करके उसमें क्लॉट फॉर्मेशन होता है, वो क्लॉट हार्ट है, ब्रेन है या किसी और ऑर्गन में जा कर के उसको डैमेज कर सकता है। इसीलिए देखा गया है कि पोस्ट कोविड हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, पोस्ट कोविड स्ट्रोक्स ज़्यादा होते हैं, पोस्ट कोविड और किडनी के या अदर डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। बात ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा है कि लाइफ का पैटर्न अब बहुत बदल गया है। जितने टीन्स हैं, पहले हम लोग खेलते थे, कुछ स्पोर्ट्स खेलते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ रहती थी। अब ज़्यादातर हम लोग घर में बैठ करके या तो वीडियो गेम खेलते हैं या टीवी में बैठते हैं, और आउटडोर एक्टिविटी नहीं है। कितनी बार हम लोग 2 चीज़ें बहुत कम करते हैं, एक खुल के हंसते नहीं हैं, और गहरी सांस कितने लेते हैं। अगर हम देखें तो केवल हम अपने फेफड़े को 20, 25, 30% तो इस्तेमाल करते हैं। गहरी सांस कितनी बार लेते हैं? अगर हम गहरी सांस लेंगे नहीं तो लंग के जो पेरिफेरल एल्वोलाई हैं, जो एयर स्पेसेस हैं, वो ओपन ही नहीं होंगी, तो हमारा रिजर्व ख़राब होगा, हमें सांस की दिक्कत होगी। उसके ऊपर अगर हम स्मोक करते हैं, लगातार बंद इन्वायरमेंट में रहते हैं, बाहर एक्सपोज नहीं होते हैं, गहरी सांस नहीं लेते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन चेस्ट के ज़्यादा होते हैं। जो हम युवा की आपने जहाँ तक बात करी है, उनको हम यही कहना चाहेंगे, चाहे वो यंग एज में हो, चाहे वो 60 साल के हों, लंग की एज और आपकी बॉडी की एज में हमेशा भिन्नता होती है। कोई आदमी 30 साल का है और स्मोकर है, या अपने लंग को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसको यूज़ प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो उसका फेफड़ा 60 साल का हो सकता है। और 60 साल का आदमी अगर प्रॉपरली गेम खेल रहा है, दौड़ता है, भागता है, योगा करता है, पौष्टिक आहार लेता है, वाइल्ड लाइफ उसकी ठीक है, तो उसका फेफड़ा 60 साल के होते हुए भी 30 या 40 साल का हो सकता है। डिपेंड आप पे करता है, आप अपनी लाइफ किस तरह से लीड करना चाहते हैं, कितने हेल्दी रहना चाहते हैं, किस समय सोते हैं, किस समय जगते हैं, कितनी देर आपको व्यायाम करते हैं। अच्छा बिजनेसमैन वही है जो बहुत समय तक खेलता रहे, वो नहीं है जो कि आज बहुत तेज़ी से भागे और थोड़े दिन बाद बीमार पड़ जाए और उसकी कार्य करने की क्षमता इतनी ना रहे कि और लोग उससे आगे निकल जाए। तो बेहतर यही है आप स्वस्थ रहें, अच्छा कहा है, व्यायाम करें, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, और स्वयं अपना इलाज ना करें। जाकर के मेडिकल स्टोर में जाके खांसी है उसका इलाज कर लेना, सांस फूल रही उसका इलाज कर लेना, दवाई डॉक्टर से पूछ के शुरू करना लेकिन बंद अपने आप कर लेना। कुछ चीज़ें हैं, अगर हम कुछ थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे, कोविड क्या है, कोई भी बीमारी आपको उतना दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर ने हमें बताया कि हम ओमिक्रॉन से खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली जनमत न्यूज।